नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। अगर बात की जाए ओमिक्रॉन की, तो देश में अब तक 5 राज्यों में ओमिक्रॉन के 25 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया कि देश की आधी से ज्यादा आबादी इस समय पूरी तरह वैक्सीनेटेड हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दानिश आनंद। दानिश, क्या कुछ खास रहा स्वास्थ्य मंत्रालय की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? Clinically, Omicron as yet not posing burden on healthcare system. However, vigil has to be maintained. Number 2, regular meetings are being organized to examine and keep a watch on the global scenario. Number 3, regular meetings are being held to examine the COVID scene in India with a focus on Omicron, and care is being taken, and we need your help, to not spread panic. Communication is being planned accordingly, and district level restrictions to be implemented where the test positivity rate is more than 5%, and those districts remain very small in number, around 25, 26 only. And districts and states to ramp up testing as appropriate, and scientific evidences for diagnosis and treatment are being reviewed regularly, and the treatment remains unchanged at the moment. अपनी वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेल्थ मिनिस्ट्री ने आज ये बताया कि आज 14 कंसेक्यूटिव डे है जब इंडिया ने 10,000 से कम कोविड के केसेस को रिपोर्ट करा है। लेकिन अगर हम पिछले हफ्ते के आंकड़ों को देखें तो 52.8% केसेस सिर्फ और सिर्फ केरला से रिपोर्ट करे गए हैं, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल। मिनिस्ट्री का यही कहना है कि जहां तक ओमाइक्रॉन वेरिएंट की बात आती है तो इंडिया में अभी तक ओमाइक्रॉन के सिर्फ 25 केसेस ही रिपोर्ट करे गए हैं, और ये केसेस भी सिर्फ 5 ही स्टेट से अभी तक रिपोर्ट करे गए हैं। आज हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक और डेटा हमारे सामने लेकर आई जिसमें यह साफ पता लग रहा है कि जो एक्सेप्टेंस है इंडियंस की मास्क पहनने की, अगर परसेंटेज अगर उसका देखा जाए तो वो लेवल काफी नीचे आ चुका है, और ये लेवल को अगर आप कंपेयर करेंगे प्री सेकेंड वेव के लेवल से तो ये उस दौर तक ये अभी तक गिर गया है। तो मिनिस्ट्री ने रिटेरेट करते हुए आज यही कहा है कि हमको अपना गार्ड डाउन नहीं रखना चाहिए और हमको आने वाले दिनों में मास्क अप करते रहना चाहिए, और साथ ही साथ वैक्सीनेशन जिसकी सेकंड डोज नहीं अभी तक एडमिनिस्टर करी गई है उनको सेकंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए, और एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखनी चाहिए। मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट जो है उसके चलते हमको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना चाहिए। अब अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हेल्थ मिनिस्ट्री की होगी वो नेक्स्ट वीक होगी, तब जाकर हमको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी कि ओमाइक्रॉन की वेरिएंट पे मिनिस्ट्री क्या करने वाली है। और अगले हफ्ते तक उम्मीद ये भी करी जा रही है कि बूस्टर डोज और चिल्ड्रन वैक्सीनेशन को लेकर भी सरकार कोई ना कोई स्टेटमेंट जरूर लेकर सामने आएगी। अक्टूबर महीने में भारत के इंडस्ट्रियल ग्रोथ में सालाना आधार पर गिरावट दर्ज की गई है। आईआईपी पिछले साल अक्टूबर के 4.5% से घटकर 3.2% रह गई है। महीने दर महीने के हिसाब से भी आईआईपी 3.3% से घटकर 3.2% रही है। सालाना आधार पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ पिछले साल 4.5% थी, जो कि घट करके 2% रह गई है। वहीं इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की ग्रोथ पिछले अक्टूबर में 11.2% थी, जो इस साल घटकर 3.1% रह गई। हालांकि माइनिंग सेक्टर के ग्रोथ में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। पिछले साल के -1% से इस बार इसमें बढ़ोतरी हुई है और 11.4% रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत के पास जल्द ही अपना फुटवेयर साइजिंग सिस्टम होगा। इसके बाद फुटवेयर के साइज का स्टैंडर्ड भारतीय जरूरतों के मुताबिक होगा। फिलहाल भारत में यूरोपियन साइज के हिसाब से जूते चप्पल तैयार किए जाते हैं। डीपीआईआईटी ने सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई की मदद से भारतीय फुटवेयर साइजिंग सिस्टम पर काम शुरू कर दिया है। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए चलते हैं ईटी नाउ स्वदेश के संवाददाता समीर दीक्षित के पास। समीर, भारत में यूके के हिसाब से जूते मिलते हैं, यूएस के साइज के जूते मिलते हैं। अब ये माना जाए कि भारत में अपने हिंदुस्तानियों के हिसाब से अब जूते चप्पल मिला करेंगे? बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अब जिस दिशा में कदम बढ़ रहे हैं वो यही है कि भारत का अपना खुद का फुटवेयर साइज हो, यानी कि जो भारतीय पॉपुलेशन है, यहां का जो डेमोग्राफिक है उसके हिसाब से जो फुटवेयर होंगे उसके साइज यहां पे तय किए जाएंगे। और इसके लिए जो सरकारी विभाग है डीपीआईआईटी, उसने सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो चेन्नई स्थित संस्थान है इसके साथ में हाथ मिलाया है। दोनों मिलकर के अब इसके लिए जो जरूरी रिसर्च है वो करेंगे। इसके लिए डीपीआईआईटी ने बाकायदा 11
करोड़ रुपए का जो बजट भी आवंटित किया है। इस दिशा में होगा ये कि जो इंडियन डेमोग्राफिक है, जो पॉपुलेशन है, उसका सैंपलिंग किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा, और उसका लक्ष्य यही है कि जब अंत में आने वाले महीनों में जब जो इंडियन फुटवेयर साइज डेवलप किया जाए वो भारत के लोगों के जरूरत के हिसाब से हो। आपको पता है कि अगर साउथ में जो जिस तरीके का लोगों के पैरों के हिसाब से फुटवेयर की जरूरत है तो वो साइज होना चाहिए। और इसमें खास बात इस बात का ध्यान दिया जाएगा कि जो शूज लोग पहने भारत में उनके पैरों के लिए वो आरामदायक हो, वो उसके लिए मुफीद बने। तो इस दिशा में ये बहुत अहम कदम है और इस दिशा में कदम बढ़ चुका है और आने वाले हम कुछ महीनों में देखेंगे कि इंडिया का खुद का फुटवेयर साइज भी होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बात केवल फुटवेयर की नहीं है, सरकार ये भी सोच रही है कि कपड़ों को लेकर के भी भारत का अपना खुद का साइज हो और बाकी जिन चीजों में भी हम अभी तक यूरोपियन या फ्रेंच स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं तो वो ना होकर के भारत की अपनी खुद की पहचान हो, खुद का मानक हो, जिसको पालन किया जाए और उसके बाद उसको दुनिया भर में लेकर के जाया जाए। तो ये एक बढ़ते हुए कदम यहाँ पे फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए, और माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 महीने में इसको लेकर के कोई बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से हो सकता है। बहुत शुक्रिया समीर इस पूरी जानकारी के लिए। बैंकिंग अमेंडमेंट बिल को लेकर वित्त मंत्रालय ने कैबिनेट नोट दाखिल किया है। इस बिल के तहत केंद्र सरकार सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी 50% से घटाकर 26% तक करेगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रकाश जुड़ रहे हैं। प्रकाश, बहुत बड़ी खबर, इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों के निजीकरण की तरफ औपचारिक कदम जो है वो बढ़ा दिया है। सूत्र बता रहे हैं कि बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 जो है उसके ऊपर वित्त मंत्रालय ने ड्राफ्ट कैबिनेट नोट जारी कर दिया है। इसको कैबिनेट को भेज दिया गया है और इस बात की काफी संभावना जताई जा रही है कि कैबिनेट की जो अगली बैठक होगी उसमें इसको मंजूर भी कर लिया जाए, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि संसद का जो चालू सत्र है उसी में इस बिल को पास करा लिया जाए। मैं आपको बता दूं कि वित्त मंत्री ने पिछले बजट में इस बात की घोषणा की थी कि चालू वित्त वर्ष में 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। हालांकि इस बात की संभावना बेहद कम नजर आ रही है कि चालू वित्त वर्ष में ही इस प्रक्रिया को पूरी भी कर ली जाए, क्योंकि कई ऐसे कदम हैं जो कि अभी उठाने बाकी हैं, काफी ड्यू डिलिजेंस करना बाकी है। हालांकि सरकार ये मंशा रखती है कि जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाए। मैं आपको ये भी बता दूं कि नीति आयोग ने 2 बैंकों के नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं, एक सेंट्रल बैंक है और दूसरा इंडियन ओवरसीज बैंक है। हालांकि विनिवेश के ऊपर जो हाई पावर कमेटी बनी है उसने अभी इन नामों पर अपनी मुहर नहीं लगाई है। अब यहां से सरकार किस तरीके से आगे बढ़ती है, कैसे पार्लियामेंट की मंजूरी लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। साथ ही साथ बिल के मसौदे में, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं, ये भी मेंशन किया है कि सरकार अपनी हिस्सेदारी इन बैंकों में 50% से कम करना चाहती है। लेकिन इस बात पर क्लैरिटी अभी नहीं है कि सरकार पूरी तरीके से निकलना चाहती है या अपनी हिस्सेदारी कम से कम 26% जो है बनाकर रखेगी। ये बातें धीरे धीरे निकलकर सामने आएंगी। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि सरकार जो है बैंकिंग यूनियंस को कैसे मनाती है, क्योंकि काफी इंटेंस प्रोटेस्ट की तैयारी बैंकिंग यूनियंस ने कर ली है। अभी 2 दिन का वो हड़ताल कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो इसको और बढ़ाएंगे। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इसको लेकर आगे कैसे बढ़ती है। प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे अन्य खबरों पर भी जानकारी लेंगे। भारत में क्रिप्टो करेंसी बिल के प्रावधानों पर आखिरी फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। गुरुवार को एक हाई लेवल बैठक में इससे जुड़े स्टेक होल्डर्स के बीच एक राय नहीं बन पाई और आज भी इस पर चर्चा हो सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रकाश हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश, क्रिप्टो करेंसी को लेकर के काफी सवाल है लोगों के मन में, आपके पास इससे जुड़ी क्या अपडेट है? देखिए, क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर सरकार संसद के चालू सत्र में ही बिल लाना चाहती है, अपनी मंशा भी जता चुकी है, बिजनेस लिस्ट में इसको शामिल भी किया गया है। लेकिन सरकार के अंदर ही इस बिल के मसौदे के ऊपर पूरी तरीके से सहमति नहीं बन पा रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कई ऐसे मसले हैं जिस पर अभी एक राय नहीं बन पा रही है। आरबीआई की अपनी राय है, मार्केट रेगुलेटर सेबी है, उसकी अपनी राय है, सरकार के अंदर जो चर्चा चल रही है अधिकारियों के बीच में, उनकी कुछ दूसरी तरह की अवधारणाएं हैं। ऐसे में इस पर एक आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है और अब इसे प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा गया है, सूत्र हमें बता रहे हैं। और प्रधानमंत्री को इस पर अब अंतिम फैसला लेना है, क्योंकि कई ऐसे मसले हैं जिसमें क्रिप्टो करेंसीज को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए या इसको आंशिक रूप से बैन किया जाए, किस तरह के क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया जाए। आरबीआई
ये आरबीआई का अपना व्यू है। आरबीआई पूरी तरीके से इस पर बैन चाहता है। जो आरबीआई बैक जो डिजिटल करेंसी है उसी को प्रमोट करने की बात आरबीआई कर रहा है। तो तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर अभी एक राय बनाना बाकी है। साथ ही साथ इस बात की भी चर्चा हो रही है कि क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट किया जाए तो किस हद तक रेगुलेट किया जाए, इसमें कौन कौन से क्रिप्टो करेंसीज आएंगे। रेगुलेशन में जो प्रोविजंस हैं, चाहे वो पेनाल्टी को लेकर हो या सजा को लेकर हो, उस पर भी कई ऐसे मसले हैं जिस पर एक राय बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये मसला काफी संवेदनशील है। एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी ना हो, ब्लैक मनी जनरेट ना हो, तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर काफी संजीदगी से आगे बढ़ने की जरूरत है। लिहाजा कोई भी जल्दबाजी न करते हुए सरकार इस पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ही इस पर अंतिम फैसला लेंगे। फिर उसके बाद सरकार इसको मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास लेकर जाएगी और फिर इसे संसद में पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया प्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाजार आज पूरे दिन दबाव में ही दिखा है। आखिर में निफ्टी हल्की कमजोरी के साथ 17,500 के करीब बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी बैंक भी सपाट बंद हुए, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में कहां दिखी हलचल, किन शेयरों में तेजी और कहां दिखी मंदी, पूरी डिटेल्स के साथ हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूजा, आज बाजार में किस तरह की गहमा गहमी रही, हमारे दर्शकों को बताएं। जी, इस पूरे हफ्ते का ही एक्शन हम आपको बता देते हैं। काफी उतार चढ़ाव का माहौल देखा गया है और हफ्ते भर की रिकवरी के बाद आज बाजार में हमने क्लोजिंग देखी वो कमजोरी के साथ थी। अगर निफ्टी की बात करेंगे तो केवल 18 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखी गई। 17,500 के आसपास की क्लोजिंग यहाँ पर देखी गई। सेंसेक्स में भी लाल निशान में ही क्लोजिंग आज देखी गई। लेकिन बैंक निफ्टी की बात करें तो हल्के निशान में बंद हुआ। लेकिन इस पूरे हफ्ते निफ्टी और सेंसेक्स ने करीब 2-2% का रिटर्न दिया, वहीं बैंक निफ्टी ने 2.5% का रिटर्न दिया। अगर इस पूरे हफ्ते का हम रिटर्न कंपेयर करें तो अब निफ्टी में जो टॉप गेनर था वो यूपीएल था, जिसने की वीकली रिटर्न की अगर बात करें तो 6.3% का रिटर्न दिया। टाटा स्टील ने करीब 6% का, हिंडाल्को और लार्सन टुब्रो और आईसीआईसीआई बैंक भी टॉप परफॉर्मर रहे इस पूरे हफ्ते। वहीं जहां पर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला वो था पावर ग्रिड, करीब 5% की गिरावट देखी गई। डिवीज लैब में 4% की गिरावट थी। एचडीएफसी लाइफ 3% और सिप्ला और भारती एयरटेल में भी इस पूरे हफ्ते कमजोरी बनी रही है। अब आते हैं मिड कैप में, तो मिड कैप में टॉप परफॉर्मर था वोडाफोन आइडिया, जहां पर कि अगर वीकली रिटर्न की बात करें तो 28% की तेजी इस स्टॉक में देखी गई। उसके बाद आदित्य बिरला कैपिटल में करीब 11% की, और जिस तरह से इकोनॉमी में अनलॉक थीम के शेयरों में हमने तेजी देखी उसमें टॉप परफॉर्मर था इंडियन होटल्स, करीब 11% की मजबूती, और हिंदुस्तान जिंक और नैल्को में भी अच्छी मजबूती देखी गई है। मिड कैप लूजर्स में जेएसडब्ल्यू एनर्जी था टॉप लूजर। उसके बाद डॉक्टर लाल पैथ लैब, वर्लपूल, धानी सर्विसेज और फोर्टिस हेल्थ केयर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर की कमजोरी देखी गई। सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो टॉप परफॉर्मर थे इस वीक वो था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और आरबीएल बैंक, जिसमें कि करीब 4 से 5% की तेजी देखी गई। और लूजिंग साइड पे बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक ने इस पूरे हफ्ते बैंक निफ्टी पर दबाव बनाने का काम किया। बहुत शुक्रिया पूजा इस पूरी जानकारी के लिए। बड़ी फुटवेयर कंपनी मेट्रो ब्रांड का आईपीओ आज से खुल गया। पहले दिन इसका इश्यू 19% भरा। कंपनी के आईपीओ से 1367 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इश्यू के जरिए जुटाई गई रकम का कंपनी कहां इस्तेमाल करेगी, साथ ही क्रॉक्स जैसे इंटरनेशनल ब्रांड के साथ टाई अप करने वाली मेट्रो क्या किसी और इंटरनेशनल ब्रांड के साथ आगे साझेदारी करने जा रही है, इस पर हमने कंपनी के एमडी फराह मलिक और सीईओ निसान जोसेफ से बात की। तो मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड इंडिया की एक पैन इंडिया फैशन फुटवेयर लीडर है। अभी हम लोग जो हम लोग रेस कर रहे पैसे, खास करके कंपनी के अंदर, हम लोग ये नेट प्रोसीड्स इस एक्सपेंशन के लिए वापरने वाले हैं और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। एक्सपेंशन के लिए हम लोग को लग रहा है कि इंडिया में बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी है आज की तारीख में, खास करके जो कोविड के बाद जो ज्यादातर अभी सब लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए बोलो या और टेक्नोलॉजी के लिए बोलो, तो हम लोग को लग रहा है कि इंडिया का डेकेड होगा। और इसीलिए हमारे चारों ब्रांड्स जो है, मेट्रो शूज, मोची, वॉकवे और क्रॉक्स, हम लोग को लग रहा है ये चारों ब्रांड अगर आप देखो तो इंडिया के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि वो सक्सेसफुल है। तो मुझे लग रहा है ये एक्सपेंशन करने के लिए मेट्रो ब्रांड्स की काफी अच्छी सॉर्ट ऑफ आगे जाके बिजनेस हो सकती है इसमें।
मेट्रो को पता है कि पैन इंडिया का टेस्ट क्या है, एक। नंबर 2, ब्रांड कैसे मैनेज करना है, और नंबर 3, ऑपरेशनली मेट्रो बहुत स्ट्रांग है। सो international brands like to see those 3 things in operations in India. हमने अनाउंस किया कि हम FitFlop यूके से जो ब्रांड है, वो FitFlop भी हम इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनका स्टोर्स खोलेंगे, मल्टी ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और ई-कॉम भी करेंगे FitFlop के लिए। तो वो दूसरा ब्रांड हो गया। और श्रीराम प्रॉपर्टीज के आईपीओ के सब्सक्रिप्शन का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन इसका इश्यू 4.5 गुना से ज्यादा भर गया। साउथ इंडिया में रेजिडेंशियल रियल एस्टेट का कारोबार करने वाली यह कंपनी आईपीओ से 600 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी ने अपने इश्यू के लिए प्राइस बैंड 113 से 118 रुपए तय किया है। यह 10 दिसंबर 2021 तक खुला रहेगा। कंपनी अब तक अपने एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए 268 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। 20 दिसंबर को लिस्टिंग की तारीख तय की गई है। डिजिटल मैपिंग कंपनी मैप माई इंडिया के आईपीओ के सब्सक्रिप्शन का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन इशू 4 गुना से ज्यादा भर चुका है। आईपीओ का प्राइस बैंड 1000 रुपए से 1033 रुपए है। निवेशक 13 दिसंबर तक इस आईपीओ के लिए बोली लगा सकते हैं। कंपनी की इस इश्यू के जरिए करीब 1040 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। 21 दिसंबर लिस्टिंग की तारीख तय की गई है। कंपनी एंकर इन्वेस्टर से पहले ही 312 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। ऐसे समय में जब सभी ऑटो कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस बढ़ा रही हैं, मारुति अगले 2-3 साल तक ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स पर ज्यादा फोकस करेगी। इस खबर पर और डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्कर्ष चतुर्वेदी। उत्कर्ष, मारुति से जुड़ी हुई इस खबर के बारे में क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जब सारी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल के पीछे भाग रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्चेज आपको सुनने को मिल रहे हैं, उस समय मारुति सुजुकी क्या कर रहा है? मारुति सुजुकी का जो प्लान है अगले 2-3 सालों के लिए, वो थोड़ा इलेक्ट्रिक से दूर है। क्योंकि मारुति सुजुकी के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है भी नहीं, कम से कम 2024 या 2025 तक के लिए। 2025 में इनकी पहली गाड़ी आनी है। अगर आप मूवमेंट को देख के प्लान को एक्सपर्टाइज भी करते हो, 2024 के एंड तक आ जाएगी, लेकिन 2 साल हैं अभी उसमें पूरे। और इन 2 सालों के लिए मारुति का प्लान है 3 जगहों पे। सबसे पहले सीएनजी पे फोकस है मारुति का। मारुति इस साल सोच रहा है 3 लाख गाड़ियाँ टारगेट कर रहे सेल्स की। उसके बाद अगले साल इस टारगेट को डबल करने की बात हो रही है, मतलब कि 6 लाख सीएनजी गाड़ियाँ मारुति बेचना चाह रहा है। मारुति का यह कहना है कि उसके पोर्टफोलियो में हर सेगमेंट में एक सीएनजी व्हीकल हो, और उस सेगमेंट में हर मॉडल का 10% जो हो वो कम से कम सीएनजी हो। ये उनका टारगेट है इस समय, और वो बड़े ही एग्रेसिव तरीके से वेंडर्स पे भी इस समय प्रेशर बनाए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो बात आती है हाइब्रिड की। मारुति जो टोयोटा के साथ गाड़ी बना रही है, जो कि क्रेटा का कंपटीशन आना है, एसयूवी आनी है, उसमें हाइब्रिड तैयार हो रहा है। अभी तक ये सोच नहीं थी कि हाइब्रिड इंडिया में आएगा कि नहीं। मारुति काफ़ी कोशिश कर रही है कि हाइब्रिड के लिए किसी तरीके का टैक्स रिबेट सरकार से मिल जाए, क्योंकि कार्बन एमिशन तो वो भी कम करता है। लेकिन सरकार अभी बहुत ज़्यादा हाइब्रिड को पुश करने के मोड में नहीं है। वो उनको लगता है कि ये डिविएट हो जाएंगे हाइब्रिड और ईवी के चक्कर में, तो ईवी पर ही फोकस रखना चाहिए। मारुति का यह मानना है कि अगर टैक्स रिबेट नहीं भी मिलता है, कोशिश तो जारी है, लेकिन अगर टैक्स रिबेट नहीं भी मिलता है तब भी हाइब्रिड को एज ए टेस्ट केस इंडिया में उतारा जाएगा। 1-1.5 लाख का फर्क चाहे हो गाड़ी में, लेकिन अगर फ्यूल इकोनॉमी बेहतर होगी, अगर कार्बन एमिशन कम होंगे, तो क्या लोग थोड़ा ज़्यादा पैसा देकर हाइब्रिड खरीदने को तैयार होंगे या नहीं, ये मारुति की इस समय सोच है। और बल्कि अगर मारुति ने किया तो पूरी इंडस्ट्री के लिए एक ही स्टडी हो सकती है कि क्या हाइब्रिड की अभी भी हिंदुस्तान में जगह है। उसके बाद आप आते हो फ्लेक्स फ्यूल पे। फ्लेक्स फ्यूल इस फ्लेक्सिबल फ्यूल एथेनॉल से चलने के लिए आपकी गाड़ी 5% से 85% एथेनॉल चल सकती है। उसको लेके वैसे नितिन गडकरी ने काफ़ी दबाव बना रखा है इंडस्ट्री पे, और अब मारुति की भी कोशिश है कि जब ये कानून आए, कुछ महीनों में आपको कानून आ जाएंगे मैंडेटरी फ्लेक्स फ्यूल के, उसको लेकर मारुति तैयार रहे। तो वहाँ पे मारुति ने डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। ये 3 जो जगहें हैं वहाँ में मारुति काफ़ी ऑल्टरनेट फ्यूल में डेवलपमेंट कर रहा है। उससे एक फ़ायदा इनको ये भी होगा, कैफे नॉर्म्स जिनको मीट करने हैं अगले साल में, फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स, वो भी नहीं हो पाते क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है। लेकिन अब फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स मीट हो जाएंगे अगर आपका सीएनजी का फोकस, आपका हाइब्रिड का फोकस और आपका फ्लेक्स फ्यूल का फोकस रहता है तो। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क एक बार फिर अपने ट्वीट को लेकर सुर्खियों में हैं। टेस्ला सीईओ ने ट्वीट कर अपने फॉलोअर्स से पूछा कि अपने काम छोड़कर फुल टाइम इन्फ्लुएंसर बनने की सोच रहा हूं, आप क्या सोचते हैं? जवाब में उनके फॉलोअर्स ने उन्हें अलग अलग तरह की राय दी है।
वहीं सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई, क्या वाकई मस्क काम छोड़ने को लेकर गंभीर हैं या ये ट्वीट उन्होंने यूं ही कर दिया क्योंकि इस साल जनवरी में मस्क ने कहा था कि वो अभी कई साल तक टेस्ला के सीईओ बने रहेंगे। वैसे ट्विटर पर हलचल मचाने में मस्क का कोई जवाब नहीं है। ट्विटर पर उनके 6 करोड़ 58 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उनके हर एक ट्वीट पर खूब चर्चा होती है, चाहे टेस्ला के 10% शेयर बेचने को लेकर पोल करना हो या सेनेटर बर्नी सैंडर्स पर विवादित ट्वीट, मस्क हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। देश में लगातार बढ़ती महंगाई के बीच नए साल पर आम आदमी की जेब पर एक और झटका लग सकता है। दरअसल प्राइवेट अस्पताल इलाज के खर्च में बढ़ोतरी करने के मूड में है, जिससे अब इलाज का खर्च उठाना आम आदमी की जेब से बाहर की बात हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी का जीना वैसे ही मुहाल कर रखा है। वहीं अब निजी अस्पतालों ने इलाज का खर्च बढ़ाने की तैयारी कर ली है। इन अस्पतालों का कहना है कि कोरोना के दौर में उनका खर्च लगातार बढ़ रहा है। कर्मचारियों से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर चीज में उन्हें पैसा लगाना पड़ा है, लेकिन अभी भी उनकी कमाई प्री पैंडेमिक दौर से 5 से 10% कम हो रही है। ऐसे में उनके पास अब अपनी फीस बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं है। अपोलो और फोर्टिस समेत सभी निजी अस्पताल बढ़ती लागत के बीच ट्रीटमेंट पैकेज दरों को 5 से 10% तक बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक निजी अस्पताल अपनी पैकेज दरों में नए साल में बदलाव कर सकते हैं। हालांकि इलाज दरों में बढ़ोतरी अस्पतालों पर निर्भर करती है। जानकारों की माने तो अस्पतालों की कमाई 3 तरह से होती है: नकद भुगतान वाले मरीजों से, इंश्योरेंस कंपनियों से भुगतान किए गए बिल से और संस्थागत रोगी या केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं से। इसका मतलब साफ है कि इलाज के बढ़ते खर्च की मार नकद भुगतान वाले मरीजों पर ही ज्यादा पड़ेगी, जहां कोरोना के नए वेरिएंट ने लोगों की चिंता बढ़ा रखी है। और अगर देश में कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा होता है तो इलाज का खर्च उठाना आम आदमी की जेब से बाहर हो सकता है। ईटी नाउ स्वदेश। सीडीएस जनरल बिपिन रावत को आज शाम पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार से पहले उन्हें तोपों की सलामी दी गई। इससे पहले आज सुबह उनका पार्थिव शरीर श्रद्धांजलि के लिए उनके आवास पर रखा गया, जहां गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई बड़ी हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। स्वदेश खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।